सबने चाय पी ली क्या? बाकी सबने तो अपने कमरे में चाय मंगा ली। यहाँ तो कोई आया ही नहीं, सिद्धि ने जवाब दिया। नर्मदा जी चाय लेकर वही सोफे पर बैठ गई। तुम भी अपनी चाय यही ले आओ, मुझे कंपनी मिल जाएगी। आप तो जानती हैं आंटी, मैं सवेरे सिर्फ एक बार चाय पीती हूँ, फिर भी आपको कंपनी देने के लिए मैं जरूर बैठूंगी। सिद्धि वही नर्मदा जी के पास बैठ गई। इधर कृतिका आनंद को फोर्स कर रही थी। बेचारा एक प्रॉमिस करके फंस चुका था। आनंद, मौका अच्छा है, आज के बाद दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कृतिका, तुम मुझे किसी दिन मरवाओगी। तुम्हें ये सब इतना आसान लग रहा है। मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। आज चेयर पर जाकर बैठ गया। प्लीज कृतिका, एक बार फिर से सोच लो। क्यों अपने इकलौते भाई की जान लेने पर तुली हो? फिलहाल तो मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं बनाया, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो जरूर ये प्लान बना सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, सिद्धि नीचे ही होगी, ये बोल कृतिका जाने लगी। आनंद ने फौरन आकर उसका रास्ता रोक लिया। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी बात को मैं कभी इनकार कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था आनंद। आई हेट दिस काइंड ऑफ जोक। चले अब। कृतिका के ये कहने पर आनंद मन में बोला, अब जब डायनामाइट पर पैर रख ही लिया है तो फटने से कैसा डर। दोनों नीचे चले आए। सिद्धि और नर्मदा जी की बातें जारी थी। कृतिका भागती हुई सिद्धि के पास चली आई। अरे यार चलो भी, हमें लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। लेट कैसे हो जाएगा, हम तो 10 मिनट पहले निकल रहे हैं। वो बुद्धू कहेगी। भूल गई कल रविंद्र सर ने क्या कहा था, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आज। चलो भी अब। कृतिका की बातें सिद्धि की समझ से बाहर थी। उसने तो टाइम पर क्लास अटेंड की थी, फिर उसे ये बात कैसे पता नहीं चली। अच्छा ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, सिद्धि ये बोल किचन की तरफ बढ़ गई। आनंद नर्मदा जी से बोला, चलता हूँ बड़ी माँ, इन्हीं कॉलेज ड्रॉप के मुझे बड़े पापा के काम से जाना है। ठीक है, संभल कर जाना, नर्मदा जी ने मुस्कुराकर कहा। आनंद बाहर चला गया। सिद्धि अपना बैग लेकर आई तो कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब चले, तुम बहुत लेट करती हो। अच्छा जी, ये बात मुझे कह कौन रहा है, सिद्धि ने कहा और दोनों एक साथ हंस पड़ी। आनंद गाड़ी के पास खड़ा था। उन्हें आते देख आनंद ने गाड़ी के पीछे की सीट का दरवाजा खोला। हालांकि ये दरवाजा आनंद ने सिद्धि के लिए खोला था, लेकिन उसे चिढ़ाने के चक्कर में कृतिका जाकर बैठ गया। उसने बड़े ही प्यार से थैंक यू कहा। आनंद का तो मूड बन गया। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, आनंद ने बेहद ही धीमे स्वर में कहा। कृतिका पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिद्धि दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गई। उनकी गाड़ी के ठीक पीछे उनके गार्ड्स की गाड़ियां थी। कृतिका मन ही मन खुद से बोली, इतने सारे गार्ड्स, अब इनसे पीछा कैसे छुड़ाएंगे। इस आनंद के बच्चे पर भरोसा तो कर लिया है, ऊपर से पता नहीं इसने कौन सा प्लान बनाया है, कहीं फ्लॉप न हो जाए। आनंद ने ड्राइवर को गाड़ी राइट टर्न लेने के लिए कहा। तभी सिद्धि बोली, शायद आपने गलत दिशा में गाड़ी मोड़ दी, हमें तो सीधे जाना है। न सिद्धि मेरी जान, इंसान को न कभी कभी जिंदगी में टेढ़े रास्तों पर भी चलना चाहिए। जिंदगी में एंटरटेनमेंट का मजा बना ही रहता है। सिद्धि ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा। तभी आनंद बोला, इसकी बातों पर ध्यान मत देना सिद्धि, तुम तो जानती हो इसने जिंदगी में कभी सीधी बात नहीं की। मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही। ये कहते हुए सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। वो इतना तो समझ चुकी थी, कॉलेज जाने वाले रास्ते पर बिल्कुल नहीं थे। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी न्यू गुड लक सैलून के आगे रुकी। तीनों गाड़ी से बाहर निकले। सिद्धि ने सवाल किया, कृतिका हम कॉलेज जाने की बजाय पार्लर क्यों आए हैं? तुम अंदर तो चलो, सब बताती हूँ, ये बोल कृतिका उसे अपने साथ अंदर ले गई। आनंद ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, हमें वक्त लगेगा यहाँ, इतनी भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लोग यहाँ रुकेंगे, बाकी सब यहाँ से कुछ दूरी पर रहेंगे। आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आनंद उन सभी को इंस्ट्रक्शन देकर अंदर चला गया। आनंद के अंदर आते ही एक लड़की खड़ी थी। उसने आनंद को चाबी देते हुए कहा, आप लोग पीछे के रास्ते से निकलिए। थैंक्स नेहा। आनंद ने उसके हाथ से चाबी ली और उसके बताए रास्ते से बाहर निकला। उसे आते देख सिद्धि ने सवाल किया, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? कोई मुझे बताएगा?
कृतिका ने उसे इग्नोर किया और आनंद से चाबी मांगते हुए बोली, लाओ चाबी मुझे दो, मैं कार ड्राइव करूंगी, रहने दो, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। तुम ड्राइव करोगी तो न जाने मेरा क्या होगा। कृतिका ने मुंह बना लिया लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। उसने आनंद के हाथ से चाबी और उसे जीभ चाहते हुए बोली, तुमसे तो अच्छा ड्राइव करती हूँ। आनंद बस उसे देखता ही रह गया। सिद्धि अभी भी उन दोनों की हरकतों से परेशान थी। आनंद सिद्धि से बोला, चले सिद्धि, वरना हमारे गार्ड्स को भनक लग गई तो फिर से पीछे आ जाएंगे। लेकिन जाना कहाँ है और कैसा प्लान बनाया है आप सब ने? सिद्धि ने सवाल किया। कृतिका उन दोनों को आवाज लगाती हुई बोली, अब चलो भी, या सारी इंटेरोगेशन यहीं करनी है। सिद्धि और आनंद भी गाड़ी में आकर बैठ गई। कृतिका ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। उनके गार्ड्स पार्लर के बाहर पहरा दे रहे थे और ये तीनों उनकी आंखों में धूल झोंक निकल चुके थे। सिद्धि को अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ समझ में आ चुका था। सिद्धि शक जाहिर करते हुए बोली, कॉलेज बंद करके घूमने का प्लान तो नहीं है ना आप सबका? एग्जैक्टली मेरी जान, अब जाकर तू समझी। पता है बड़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने इस छुछुडर को मनाया। गैस करो हम कहाँ जा रहे हैं? कृतिका की बात सुन आनंद बुरी तरह चिढ़ गया। मैं छुछुडर हूँ तो तुम क्या हो छिपकली? रिस्पेक्ट देना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं। आइंदा से कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अरे अरे बस करे, आप दोनों झगड़ा किस लिए शुरू करना? और कृतिका ये गलत बात है। इस तरह बिना किसी को बताए तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। ये बहुत डेंजर हो सकता है। सिद्धि कह ही रही थी तभी कृतिका बोली, ओफो सिद्धि, कम से कम तुम तो मूड खराब मत करो। तुम्हें अच्छे से पता है अपने पीछे वानर सेना लेकर मुझे चलना बिल्कुल नहीं पसंद। खैर ये सब जाने दो और गैस करो हम कहाँ जा रहे हैं? सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी ताकि समझ सके वो लोग इस वक्त कौन से रास्ते पर हैं। उसने आनंद की तरफ देखा तो उसने कुछ इशारा किया। वो जगह का नाम बताने की कोशिश कर रहा था। सिद्धि कुछ समझ नहीं पाई। आनंद को इशारा करते देख कुनिका ने देख लिया था। वो चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर बोली, आनंद तुम बहुत बुरे एक्टर हो, बेहतर होगा अपनी खराब एक्टिंग अपने पास रखो। सिद्धि हम लोग जा रहे हैं रामगढ़, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन नैनीताल। तुमने ये प्लान कब बनाया अचानक? तुम्हें तो मालूम है मुझे सरप्राइज देने का कितना शौक है। मुस्कुरा दो यार, इतना सीरियस लुक दोगी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। कृतिका की इस बात पर सिद्धि में मुस्कुरा दी। तीनों अब अपने सफर में खुश थे। कृतिका ने गाड़ी गागर नामक जगह पर रोकी। यहाँ से नैनीताल की खूबसूरत पहाड़ियाँ देखी जा सकती थी। तीनों गाड़ी से बाहर निकले। कृतिका एक गहरी सांस भरकर बोली, अब कहीं जाकर मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रही हूँ। बताओ सिद्धि, कैसी लगी ये जगह? यहाँ की वादियों में मेरा बचपन घुला है, इसलिए यहाँ की हर एक जगह मुझे बहुत पसंद है। सिद्धि मुस्कुराती हुई उसके पास चली आई। आनंद अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करते हुए बोला, गाइड जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ी तस्वीरें हो जाए। हाँ क्यों नहीं, हमने कब रोका है? कृतिका मुस्कुराकर बोली। तीनों ने साथ में कई तस्वीरें ली। कृतिका वहाँ की पहाड़ों को देखने के लिए आगे बढ़ गई। आनंद सिद्धि से बोला, है यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। जानती हूँ। सिद्धि के जवाब पर आनंद चौंकते हुए बोला, तुम्हें कैसे मालूम? पिछली बार आपके जन्मदिन पर अंकल यानी कि आपके बड़े पापा यहीं से गुजर रहे थे, तब यहाँ के गर्गेश्वर महादेव मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किया था। हाँ लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मुझे ये बात कृतिका ने बताई थी। ओह अब समझा। वैसे मैं उस दिन ठीक से दर्शन नहीं कर पाया था। चलोगी मेरे साथ मंदिर? आनंद के पूछने पर सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। कृतिका से भी पूछ लेते हैं। दोनों कृतिका के पास पहुंचे। आनंद बोला, खुदकुशी का इरादा ना हो तो पहाड़ों के ज्यादा पास मत जाओ, खुदकुशी करे मेरे दुश्मन। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। कृतिका मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा बाबा ठीक है, मैं और सिद्धि यही पास के मंदिर जा रहे हैं। तुम्हें चलना है? नहीं मैं तो यही ठीक हुआ, तुम दोनों जाओ। कृतिका ने कहा तो सिद्धि ने पूछा, आर यू श्योर तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? बिल्कुल नहीं स्वीट हॉट, मैं यही ठीक हूँ। तुम लोग जाओ और दर्शन करके जल्दी आ जाना। कृतिका वापस से पलटकर सामने देखने लगी। आनंद और सिद्धि मंदिर की तरफ बढ़ गए।
सिद्धि यहाँ पहली बार आई थी। आसपास का दृश्य देख हैरान भी थी और खुश भी। वो बस सामने देखते हुए चल रही थी। इसी बीच दुपट्टे का एक सिरा पैर से उलझ गया। वो गिरने लगी तो आनंद ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। सिद्धि, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, सॉरी। वो ध्यान नहीं दिया और दुपट्टा। सिद्धि की बात काटते हुए आनंद बोला, इट्स ओके। आगे बढ़े। सिद्धि मुस्कुरा दी। दोनों मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। नैनीताल की वादियों में बसा एक छोटा सा मंदिर था ये। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। पंडित जी ने उनके माथे पर तिलक लगाया। दोनों ने महादेव के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। आनंद की आंखें खुली हुई थी। वो सिद्धि को देखते हुए मन में बोला, मैं तो हर बार की तरह तुम्हें ही मांगूंगा सिद्धि। बस तुम मेरी किस्मत बन जाओ और कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। सिद्धि मन ही मन विनती करते हुए बोली, मैं एक बार फिर से अपने बाबा को उनके पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती वो चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए अंदर से दुखी रहे। मैं उनके आत्मस्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दूंगी। बस मुझे इस काबिल बनाए रखिएगा कि मैं कभी उनका सिर नीचे न झुकाऊं। घंटी की आवाज सुनकर सिद्धि की आंखें खुल गई। आनंद के साथ सिद्धि बरगद के पेड़ के पास पहुंची। सिद्धि, कुछ देर यहाँ बैठते हैं न? पर आनंद, कृतिका हमारा इंतजार कर रही होगी। कोई इंतजार नहीं कर रही होगी, अपनी सेल्फी लेने में बिजी होगी। उसे तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। आओ बैठे। आनंद के जिद करने पर सिद्धि उसके साथ वहीं बैठ गई। काफी दिन हो गए अंकल से मिले हुए। कैसे हैं वो? ठीक हैं, वक्त पर दवायां भी ले रहे हैं। उनके लिए एक अच्छे ऑर्थोपेडिस्ट को ढूंढ रही हूँ। बस पापा, इनकार न करो। इनकार क्यों करना सिद्धि, और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपने पर्सनल डॉक्टर से बात करता हूँ, वो शहर के बहुत बड़े ऑर्थोपेडिस्ट को जानते होंगे। नहीं आनंद, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी। पहली बात, पापा इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दूसरी बात, अच्छे से जानते हैं मुझे किसी की रिकमेंडेशन या मदद लेना मंजूर नहीं। रिकमेंडेशन कैसी? दोस्त हूँ तुम्हारा। क्या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकता? सिद्धि बिना किसी भाव को बोली, दोस्ती में फर्ज सिर्फ एक तरफा नहीं निभाए जाते, दोनों तरफ से कोशिशें होने चाहिए। आप जानते हैं इस मदद के बदले मैं कुछ नहीं दे सकती, इसलिए प्लीज मुझे औरों की कैटेगरी से अलग ही रखे तो अच्छा होगा। आनंद हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं है सिद्धि, तुम सचमुच औरों से अलग हो। शायद करोड़ों में एक। सिद्धि भी इस बात पर मुस्कुरा दी। कुछ देर बातें करने के बाद सिद्धि बोली, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ये बोल सिद्धि आगे बढ़ गई। आनंद उसके पीछे चल दिया। तुम साथ होती हो तो सब भूल जाता हूँ। आनंद ने चलते हुए पौधों से फूल तोड़ लिया और सिद्धि के आगे चला आया। जानती हो, कोई तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। सिद्धि नासमझी से बोली, कौन? आनंद उसके आगे फूल ले आया। सिद्धि पहले तो थोड़ी हैरान हुई और फिर हंस पड़ी। मिस्टर आनंद राव, वैसे तो आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, लेकिन आपकी हरकतें आज भी कॉलेज बॉय जैसी हैं। छोड़ो न सिद्धि, कौन सा कॉलेज, कौन सी लाइफ। अब उस दुनिया को भूल चुका हूँ मैं। पता है, कभी कभी ऐसा लगता है मैं खुद अपने पैर पर खड़ा नहीं हूँ। क्या खाक पॉलिटिक्स संभालूंगा? पर आनंद, ये फैसला तो आपका था न, और नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप? अंकल इतने अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। सिद्धि की बात पर आनंद बोला, जैसा तुम कहती हो ऊपर वाला करे वैसा ही हो। सिद्धि और आनंद उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने कृतिका को छोड़ा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। सिद्धि आसपास देखते हुए बोली, कृतिका यही तो थी, फिर कहाँ चली गई? आप उसे कॉल लगाए? हाँ, मैं उसी का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रही। आनंद कृतिका को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। सिद्धि भी उसे आसपास तलाशने लगी। कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी थी। उसके ठीक सामने एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाए अपनी गन थामे खड़ा था। कृतिका कुछ कह नहीं पा रही थी। वो हकलाते हुए बोली, को कौन हो तुम? क क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी? मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए उस आदमी ने गोली चलाई। कृतिका ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। गोली कृतिका को नहीं लग पाई, क्योंकि एन वक्त पर पहुंचकर सिद्धि ने उस मॉस्कमैन को धक्का दे दिया था।
इससे पहले वो उठ पाता कृतिका सिद्धि को साथ लेकर वहां से भाग गई। मॉस्क मैन ने फौरन अपनी गन गई और उसी तरफ दौड़ पड़ा जिस तरह सिद्धि और कृतिका गए थे। कृतिका ने सिद्धि का कंधा थाम रखा था और सिद्धि उसका हाथ पकड़ नीचे झाड़ियों में छिपी हुई थी। ये सब कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस पिक्चर ले रही थी। अचानक मैं आ गया और मुझ पर बंदूक तानकर खड़ा हो गया। सिद्धि और कृतिका दोनों ही इस वक्त घबराए हुए थे, यहाँ से बचने की कोशिश में जुटे थे। आनंद अब तक कृतिका को तलाश रहा था, लेकिन अब उसके साथ साथ सिद्धि को भी तलाशना पड़ रहा था। ओ गॉड, कहाँ चली गई ये दोनों? ये कोई हाइड एंड सीक खेलने का वक्त है। आनंद उन दोनों का नाम पुकारने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर गन रखी। ज्यादा होशियारी दिखाई तो मारे जाओगे, सीधे चलते रहो। कौन हो तुम? जो कोई भी हो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। देखो तुम ये बहुत गलत कर रहे हैं। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? इन सब का अंजाम आहे है। आनंद के सिर पर नकाबपोश ने वार किया, जिस वजह से वो दर्द से छटपटा गया। मैंने कहा ना, कोई होशियारी नहीं। ज्यादा बकवास की तो भेजे के आर पार कर दूंगा। नकाबपोश के इशारे पर आनंद सीधा चलने लगा। कुछ कदम की दूरी पर एक और नकाबपोश खड़ा था, मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से हमले की तैयारी की गई थी। मिली क्या वो दोनों? नहीं उस्ताद, भागी तो इसी तरफ थी। पता नहीं किस बिल में जाकर छिप गई। उन लोगों की बातों से आनंद ने अंदाजा लगा लिया था, जरूर वो लोग कृतिका और सिद्धि यही बात कर रहे हैं। आनंद ने कहा, तुम लोगों को जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन किसी को कुछ मत करना। हमें जो चाहिए वो तुम्हारा बाप भी देगा। हमें ज्यादा सिखाने की कोशिश मत कर। देख रहे हो न, तुम दोनों बहुत जुबान चल रही हैं इस लड़के की। मैं तो कहता हूँ लड़की से पहले इसी का काम तमाम करते हैं। नकाबपोश की बातें सुन सिद्धि और कृतिका घबरा गई। नकाबपोश ने ट्रिगर पर उंगली रखी। गोली चलने की आवाज आई, लेकिन ये गोली उस नकाबपोश के हाथ पर लगी थी, जिस कारण वो घायल होकर नीचे गिर गया। आनंद तुरंत जान बचाते हुए वहां से भागा। फायरिंग शुरू हो चुकी थी। कृतिका के गार्ड्स यहां पहुंच चुके थे। कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, जबकि बाकी गार्ड्स का जिम्मा था उन्हें बचाना। तुरंत ही कृतिका, आनंद और सिद्धि को प्रोटेक्शन दी गई। गार्ड्स की फायरिंग से 3 में से 2 तो मर चुका था, लेकिन एक अभी भी जिंदा था। सिद्धि और कृतिका बुरी तरह इस फायरिंग से घबरा चुके थे। जल्द ही उन तीनों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। आनंद ने कृतिका और सिद्धि से पूछा, तुम दोनों ठीक हो ना? हम ठीक हैं, आपको तो चोट नहीं लगी? सिद्धि ने पूछा तो आनंद ने नमे सिर हिला दिया। गार्ड्स ने उन तीनों का खात्मा कर दिया था, लाशों को अपने कब्जे में किया। मरने वालों की जानकारी जुटाना बहुत जरूरी था, जिससे पता चल सके हमले के पीछे किसका हाथ है। शाम का वक्त, एसडीएस कंपनी ने 15th फ्लोर पर मीटिंग रूम में शिव, आकाश और ईशान मौजूद थे। प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चल रही थी। कुछ देर बाद वो वीडियो बंद हुआ और उसके साथ ही मीटिंग रूम की लाइट्स जल उठी। आकाश ने शिव की ओर देखा, कुछ समझ आया। हम डेम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना आप? शिव, दिस इज नॉट जस्ट अ दम प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट। पूरे 7 साल खर्च किए हैं मैंने इस पर चाचू इसमें तो बहुत खर्च आएगा। उत्तराखंड हिमालयी स्टेट है, आप अच्छे से जानते हैं। ऊंचाई पर डैम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा टाइम और अच्छा पैसा लगेगा। शिव, हमारे पास लगाने के लिए पैसा है और टाइम भी। इसकी फिक्र मत करो, इसमें जितना पैसा हम लगाएंगे उसे कुछ सालों में ही रिकवर कर सकते हैं। वैसे भी डैम ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, मेरा मकसद इससे भी ऊपर है। मैं वहां हाइड्रो पावर प्लांट लगाना चाहता हूं, आकाश ने कहा तो इवांश बोला, इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ऑफकोर्स, बिना अप्रूवल लिए तो हम ये काम कर नहीं सकते। शिव, ये प्रोजेक्ट तुम और तेजस मिलकर हैंडल करो। शिव कुछ देर सोच विचार करने के बाद बोला, चाचू इस वक्त मेरा प्लान कुछ और है। इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जल्दी ही आपको जवाब दूंगा। ऑल राइट, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है, मैं निकलता हूँ। ये कहते हुए आकाश उठ खड़े हुए। उन्होंने इवांश से पूछा, तेजस इस वक्त कहाँ है? वो अपने कैबिन में ही होंगे।
कुछ देर पहले ही मैं उनसे मिलकर आया था, इवांश ने कहा। आकाश वहां से जा चुके थे। इवांश शिव से बोला, आप क्या सोच रहे हैं सर? इवांश फिलहाल मैंने सोचना शुरू नहीं किया। तुम एक काम करो, जो फाइल चाचू ने दी है मेरी गाड़ी में रखवा देना। मैं घर ले जाऊंगा और सर एआई डिपार्टमेंट। फिलहाल उस आइडिया को होल्ड पर रखते हैं। ये डेम का प्रोजेक्ट मुझे ठीक लगा तो उस डिपार्टमेंट को बाद में देखेंगे। श्योर सर। काफी थके हुए लग रहे हैं आप, कॉफी मंगाऊं? इवांश के पूछने पर शिव बोला, मंगा दो यार, इस वक्त मुझे उसकी जरूरत भी है। इवांश मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर चला गया। शाम का वक्त, राव विला। सभी गाड़ियां राव विला के आगे आकर रुकी। सिद्धि और कृतिका बाहर निकले। आनंद ने गार्ड से कहा, इस बारे में तुमने घर में किसी को खबर तो नहीं की? सॉरी सर, बड़े सर तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है। ये खबर सुनते ही आनंद के होश उड़ गए। सिद्धि कृतिका को लेकर अंदर जा चुकी थी। आनंद अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, क्या जरूरत थी बड़े पापा तक ये खबर पहुंचाने की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज आप लोगों ने जो किया है वो ठीक नहीं था सर। हो सकता है आप लोगों की इस हरकत की वजह से बहुत से लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़े। ऑफिसर ने अपनी बात पूरी की। हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। आनंद ने आगे उसे कुछ नहीं कहा और विला केवल अंदर चला आया। लावण्या ने टोकते हुए कहा, आनंद कहाँ गए थे तुम? सुबह कुछ बताया भी नहीं। काफी परेशान लग रहे हो। आनंद अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट बिखेर कर बोला, नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ। वो बाहर से आ रहा हूँ न, इसलिए थोड़ी सोफिस्टिकेशन हो रही है। आई नीड टू टेक रेस्ट। ये कहते हुए आनंद वहां से चला गया। लावण्या खुद से बोली, दिन भर मेरा बेटा काम करता है फिर भी लोगों को उसकी कद्र नहीं। सिद्धि ने कृतिका को बेड पर बिठाया और टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। कृतिका, पहले पानी पियो। अच्छा महसूस होगा, पहले पानी पियो। नहीं सिद्धि, उसने गन मेरे सामने रखी थी। अगर वो गोली मुझे लग जाती तो? कृतिका, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। पहले पानी पियो। सिद्धि के जोर देने पर कृतिका ने पानी पिया। सिद्धि वही उसके पास बैठ गई। कृतिका प्लीज शांत हो जाओ, मैं आंटी को बुलाकर लाती हूँ। सिद्धि उठकर जाने लगी तो कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सिद्धि, माँ को कुछ मत बताना, बहुत डांट पड़ेगी। प्रॉमिस करो मुझसे किसी से कुछ नहीं कहोगी। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी। तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाकर लाती हूँ, अच्छा महसूस करोगी। सिद्धि ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। कृतिका काफी घबराई हुई थी। सिद्धि नीचे चली आई। वो जब किचन में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। सिद्धि ने फ्रिज से ऑरेंज निकाला, तभी पीछे से किसी ने कहा, क्या बात है सिद्धि दीदी, आज जल्दी आ गई आप? सीता की आवाज सिद्धि ने पहचान ली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ कृतिका की जिद तो मालूम है न तुम्हें, वो मुझे यहाँ खींच लाए। अच्छा सुनो, मैं कृतिका के लिए ऑरेंज जूस बना रही हूँ, तुम चाय बना दो। आनंद अभी अभी बाहर से आए हैं। ठीक है, बना दूंगी। वैसे भी उनकी माताश्री के लिए बनाने जा रही थी। सीता के ये कहते ही सिद्धि मुस्कुरा दी। रात का वक्त, तेजस का कमरा। तेजस बुक शेल्फ से कुछ किताबें निकालकर उन्हें तलाश रहा था। इसी बीच किताब में दबा गुलाब मिला। देखने से मालूम चल रहा था वो सालों पुराना है। किसी की हंसने की आवाजें तेजस के कानों में घुलने लगी थी। तेजस, तुम भी न, एक तो खुद अजीब हो, दूसरी तुम्हारी बातें। मेरे छोटे से दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। एक काम करो, इस गुलाब को न तुम अपने पास रखो, मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। तेजस ने किताब बंद की और उसे वापस अपनी जगह रख दिया। आई हेट रोजेस, ये बोल वो कमरे से बाहर निकल गया। इधर शिव के बिस्तर पर फाइलें, लैपटॉप, किताबें और न जाने क्या क्या चीजें भरी थी। शिव ने लैपटॉप बंद किया और अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। दिस इज क्वाइट टायरिंग। शिव नीचे चला आया। हॉल में किसी की आहट नहीं थी, शायद सब सो रहे थे। नीचे की तरफ बार था। काफी सीक्रेट तरीके से इसे बनाया गया था। मंदाकिनी जी को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, न तो उनके पति ने उनकी मानी और न भी इस घर के बाकी लोगों ने। शिव ने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने तेजस को बैठा पाया। शिव अंदर आते हुए बोला, तुम भी यही हो?
अब क्या करे बिग ब्रो, इससे अच्छी जगह और कहीं मिली ही नहीं। काश खुद को भूलना इतना आसान होता। तेजस ने एक ठंडी आह भरी। शिव ने विस्की की बोतल खोली और गिलास में उड़ेलते हुए बोला, कभी कभार इंसान भूलने के लिए नहीं, याद करने के लिए भी पी लेता है। याद करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, और जो है मैं उनसे भी पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तेजस की बात सुन शिव बोला, तुम्हारी जगह मैं होता न तो उसे जाने नहीं देता। अगर वो चली जाती तो उसे वापस लेकर आता, खुश रहता, उसके सामने उसे दिखाता। तेरे बगैर भी जी सकता हूँ मैं। तेजस फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप कर सकते हो बिग ब्रो, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपकी तरह गट्स नहीं है मुझसे। उसने कहा, खत्म करते हैं, तो मैंने भी कहा खत्म करते हैं। मैंने वजह नहीं पूछी तो उसने बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा वो पलटेगी, एक बार जरूर देखेगी, पर वो पलटी ही नहीं। ऐसा क्यों बिग ब्रो? जवाब उस वक्त मांगना चाहिए था। यू आर राइट बिग ब्रो। तेजस ने वापस गिलास उठाया तो शिव ने उसे रोक दिया। बहुत ज्यादा हो गया है तेजस, अपने कमरे में जाओ, नींद आ जाएगी। तेजस की आवाज में एक भारीपन था। उसने नजरें उठाकर कहा, मैं सोना नहीं चाहता बिग ब्रो। अगर सोया तो ख्वाब आएंगे, और ख्वाबों में उसकी तस्वीर, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता बिग ब्रो। तेजस ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट दिया। इस वक्त वो रो रहा था। शिव ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध रखी थी। शिव ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, संभालो खुद को। यू आर वेरी स्ट्रोंग। अभी भी कह रहा हूँ, अपनी कसम वापस ले लो। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उससे नहीं लिया तो कहना। नहीं नहीं बिग ब्रो। तेजस ने अपने आंसू पोंछे और सामने देखने लगा। आपने मेरी कसम ली है, आप इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। कसम ली है इसलिए चुप हूँ, वरना तो पूरा शहर हिला दिया होता, शिव ने मन में कहा। तेजस उठने लगा तो उसके कदम लखाए। शिव ने कहा, मैं हेल्प करूँ? तेजस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप ज्यादा मत पीना। शिव ने गिलास टेबल पर रखा और उसे देखते हुए बोला, अब मैं क्या पीऊँ? तुमने तो पूरा मूड ही बदल कर रख दिया। अब नहीं पिया जाएगा। सुबह का वक्त, राव विला। आरती होते देख सिद्धि भी शामिल होने चली आई। इस वक्त नर्मदा जी के साथ लावण्या भी खड़ी थी। उन्हें देख सिद्धि दूर ही रुक गई। वैसे भी लावण्या को बिल्कुल पसंद नहीं था वो उनके घरेलू मामलों में दखलंदाजी करे। सिद्धि को बाकी लोगों से जो प्यार मिलता था वो भी उनकी बर्दाश्त से बाहर था। पूजा खत्म होते ही नर्मदा जी ने सभी को आरती थी। सिद्धि को दूर खड़ा देखकर वो उसके पास चली आई। कितनी बार कहा है तुमसे, पूजा के वक्त चौखट के बाहर नहीं, अंदर खड़ा होना चाहिए। हाँ, जब बहुत भीड़ हो तब कुछ नहीं कर सकते। हम दो लोगों से थोड़ी ना कमरा भर जाएगा। वो आंटी, मैं किचन छोड़कर आई हूँ। आपकी आवाज इतनी मीठी है कि खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाती। सिद्धि ने आरती ली तो नर्मदा जी ने माथे पर टीका लगाया। जादू तो तुम्हारी आवाज में है। बहुत दिन हो गए तुम्हारा भजन सुने। कभी वक्त मिला तो जरूर सुनूंगी। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंटी, जब आप कहेंगी तब सुना दूंगी। सिद्धि के ये कहते ही नर्मदा जी हंस पड़ी। इसी बीच दरवाजे से चंद्रशेखर जी अंदर आते हुए दिखाई दिए। नर्मदा जी को थोड़ा ताज्जुब हुआ। वो उनके पास चली आई। आप सवेरे ही लौट आया। आपने तो कहा था देर शाम तक लौटेंगे। चंद्रशेखर जी बेहद ही गुस्से भरे स्वर में बोले, इस घर के बच्चों ने नाक में दम करके रखा है। कहाँ है ये दोनों? कृतिका, आनंद। चंद्रशेखर जी उन दोनों का नाम पुकार ही रहे थे, तभी लावण्या ने पूछा, क्या बात है भाई साहब, कुछ हुआ है क्या? हाँ बताए ना, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नर्मदा जी ने सवाल किया। घर के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे वहाँ। कृतिका धीमे कदमों से सीढ़ियाँ उतर रही थी। आनंद और वनराज भी नीचे आ चुके थे। चंद्रशेखर जी ने कृतिका से पूछा, कहाँ गए थे तुम सब कल? कृतिका को अंदाजा लग चुका था उनका राज खुल चुका है, और अब चंद्रशेखर जी के सवाल ने उस शक को भी दूर कर दिया। इस बार उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुंह खोलोगी अपना? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। बड़े पापा, वो आनंद कुछ कहने ही जा रहा था, तभी चंद्रशेखर जी ने उसकी ओर देखा। उनके देखते ही बाकी शब्द आनंद के गले में दम तोड़ने लगे। वो आगे कुछ कह नहीं पाया। चंद्रशेखर जी उसके सामने आकर खड़े हो गए। आनंद, तुमसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
ऐसी बचकाना हरकत तुम कैसे कर सकते हो? पर भाई साहब बात क्या है? आप इतने नाराज हैं, वजह तो बताए। वनराज के पूछने पर चंद्रशेखर जी बोले, बताना क्या है वनराज, मौत के मुंह से निकलकर आए हैं ये तीनों। गार्ड्स को चकमा देकर अकेले घूमने निकल पड़े थे बिना किसी सिक्योरिटी के। तीन तीन लोगों ने हमला किया, गोलियां चलाई। अगर ठीक वक्त पर इन्हें ट्रेस कर हमारे गार्ड्स नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। चंद्रशेखर जी के सच ने घर के सभी लोगों को चौंका दिया। चंद्रशेखर जी आनंद से बोले, मैं तो तुम्हें घर में सबसे ज्यादा समझदार समझता था, लेकिन तुम सबसे बड़े बेवकूफ निकले। और कृतिका, तुम जो किया है ना तुम लोगों ने, उसकी तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। अपनी बात खत्म कर चंद्रशेखर जी वहां से चले गए। वनराज ने आनंद को अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ जड़ा। लावण्या ने तुरंत आकर आनंद को पीछे किया और वनराज से बोली, छोटा बच्चा नहीं है जो ऐसे हाथ उठा रहे हैं उस पर। हरकतें देखकर तो कोई नहीं कह सकता ये छोटा बच्चा है। न खुद की परवाह की न लड़कियों की। चाचाजी, आनंद की गलती नहीं है। मैंने ही उससे कहा था। कृतिका ने कुछ कहने की कोशिश की तो नर्मदा जी वहां से चली गई। वनराज आनंद को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। आनंद किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए घर से बाहर चला गया। कृतिका रोती हुई अपने कमरे में चली गई। माहौल बहुत खराब हो चुका था। लावण्या सिद्धि के सामने आकर खड़ी हो गई। बहुत खुश होगी न तुम ये सब तमाशा देखकर। कोई कुछ भी कहे लेकिन ये बात गलत नहीं है। बुरे लोगों का साया पड़ चुका है मेरे बच्चों पर। बेशर्मी तो घोलकर पी चुके हैं। सिद्धि को जली कटी सुनाकर लावण्या को बहुत राहत मिली। वो आनंद को आवाज लगाती हुई घर से बाहर चली गई। आंखों से बह रहे आंसू को सिद्धि ने पोंछ लिया। अपनी हैसियत वो जानती थी। वैसे भी वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में फर्क करना जरूरी है। सिद्धि किचन में चली आई और गैस बंद करते हुए बोली, दूध कितनी देर से जल रहा है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? सीता हटो यहाँ से, ये सब्जियां मैं काट लूंगी, तुम दूसरे काम देखो। दीदी आप ठीक तो हैं न? कविता ने पूछा। सिद्धि सब्जियां काटते हुए बोली, मुझे क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ। दीदी इतना कुछ हो गया फिर भी ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमें तो अब डर लगने लगा है। कविता और सीता दोनों ने आकर उसे थाम लिया। सिद्धि एक गहरी सांस भरकर बोली, मुझे रुलाने का इरादा है क्या? छोड़ो, मुझे खाना बनाना है सबके लिए। सिद्धि ने खुद को अलग किया और अपने काम में जुट गई। कुछ देर बाद नाश्ता बनकर तैयार हो चुका था। कोई नीचे नहीं आया। सीता ने कहा, मैं तो सबके कमरे में बोल आई, किसी ने जवाब नहीं दिया और कुछ ने साफ मना कर दिया। ये सब सुन सिद्धि भी उदास हो गई। सबकी नाराजगी जायज थी। सुबह का वक्त, मल्होत्रा विला। शिव ने दरवाजा नोक किया तो आकाश ने चेहरा उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, बाहर क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आओ। चाचू मैं बैठने नहीं आया, आपको कुछ बताने आया हूँ। आपने कल मुझे फाइल दी थी न? मैंने सारी रात बैठकर उसे पढ़ा। इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत से ऐसे फैक्ट्स निकलकर सामने आए जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं। आई थिंक चाचू इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम रेडी पर चाचू इट्स रियली अ बिग प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है। बहुत से पेपर वर्क होंगे। जरा सी भी मिस्टेक हुई तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तुम फिक्र क्यों करते हो, पेपर वर्क में और भैया संभाल लेंगे। तुम रेडी हो, ये सेलिब्रेशन की बात है। आज दोपहर का लंच तुम हम लोगों के साथ करो। भैया और मैं फिलहाल एक मीटिंग में जाने वाले हैं, तुम्हें मैसेज कर दूंगा। श्योर चाचू, आई विल बी देयर, शिव ने मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अचानक ही शिव के कदम रुक गए। तेजस के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शिव अंदर चला गया। तेजस इस वक्त बिस्तर पर लोटपोट होकर सो रहा था। शिव उसे उठाते हुए बोला, ऑफिस नहीं जाना क्या, आज छुट्टी करने का इरादा है? तेजस की नींद टूट चुकी थी। उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली, थोड़ी देर और सोने दीजिए, आज देर से आऊंगा ऑफिस। बिल्कुल नहीं, लेट तो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करता। मेरा भाई लेट आएगा तो क्या अच्छा लगेगा मुझे। चलो उठो और जाकर तैयार हो जाओ। शिव ने उसे सोने नहीं दिया।
तेजस अपने आप से बोला, करिए अपनी मनमानी, किसी दिन आप पर हुक्म चलाने वाली भी आएगी। क्या कहा तुमने? शिव के पूछने पर तेजस ने नॉर्मल बिहेव किया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बेटा, मैंने सुन लिया जो तुमने कहा। शिव अपने अलावा किसी की नहीं सुनता जो मुझ पर हुक्म चला सके, ऐसा शख्स आज तक पैदा नहीं हुआ। शिव ने अपने बालों में हाथ फेरा और कमरे से बाहर चला गया। अमर जी और मंदाकिनी जी इस वक्त गार्डन में बैठे थे। पंडित जी मिलने आए हुए थे। दानिश पंडित जी की चाय रखकर वहां से चला गया। मंदाकिनी जी बोली, पहले चाय पीजिए पंडित जी, फिर बात करते हैं। चाय तो मैं पी ही लूंगा माताजी, आप चिंतित न हैं। आज तो मैं एक अहम समाचार लेकर आया हूँ। जैसे कि आपके बेटे ने बताया था, लड़की संस्कारी और गुणकारी होने के साथ साथ अच्छे परिवार से होनी चाहिए। अब परिवार भी तो उनके लायक ही होना चाहिए। इस शहर में तो कहीं नहीं मिला। ऋषिकेश गया था तो वहां से रिश्ता मिला है। कौन सा रिश्ता पंडित जी बताए न? मंदाकिनी जी ने उत्साहित होकर पूछा। मैं वही बता रहा हूँ माताजी। लड़की उत्तराखंड के होम मिनिस्टर की बेटी है। पंडित जी की बात एक पल के लिए चौंकाने वाली थी। पंडित जी अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोले, वही मंदिर में उनसे भेंट हुई थी। मंदिर के पुरोहित जी ने पूजा कराई तो उन्होंने विशेषकर कहा, ईश्वर के प्रसाद स्वरूप उनकी एक कन्या है, बस कोई अच्छा घर वर मिल जाए। फिर क्या था, मैंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। कन्या बहुत सुंदर हैं, बात विचार से भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप कहे तो एक बार रिश्ते की बात चलाए। अमर जी बोले, उत्तराखंड के होम मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई है। मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अब उनकी बेटी है तो जरूर गुणकारी होगी। आप क्या कहती हैं माँ? अब मैं क्या कहूँ, नेकी के काम में देरी नहीं की जाती। पंडित जी आप हमारे शिव की बात चलाइए ताकि दोनों ही परिवार एक दूसरे से सीधा संपर्क कर सके। वैसे भी मिलने में क्या बुराई है? मंदाकिनी जी ने भी हाँ कहा। पंडित जी ने उन दोनों को ही चिंता मुक्त होने को कहा। अब सारी व्यवस्था उन्हें ही संभालनी थी। शाम का वक्त, सिद्धि का घर। सिद्धि अपने कमरे की बालकनी में चुपचाप खड़ी थी। कल हुए हादसे के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। बस घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आज सिद्धि का मन भी नहीं कर रहा था राव विला जाने का। वहां का माहौल ही कुछ ऐसा था। सिद्धि को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो फौरन देखने चली आई। लोकगीत गाती हुई कुछ युवतियां राह से गुजर रही थी। माहिरा सिद्धि से बोली, लगता है किसी की शादी हो। हाँ, पहाड़ी शादी है तो उसके रीति रिवाज भी वैसे ही होंगे, सिद्धि ने कहा। महिरा सामने की ओर उंगली करते हुए बोली, वो देखिए दुल्हन। सिद्धि ने कहा, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? तुम्हारी शादी थोड़ी न हो रही है। मेरी जब होगी तब देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपकी होगी और देखिएगा आपकी शादी में मैं जमकर नाचने वाली हूँ। माहिरा ये बोल हंस पड़ी। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे मेरी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवानी है। पापा को फिर से अपने पैरों पर खड़े देखना है। माहिरा उसे साइड से हग करते हुए बोली, डोंट डू दिस दी। ऐसा लग रहा है मैं बॉलीवुड की कोई टिपिकल मूवी देख रही हूँ। एक विवाह ऐसा भी बहुत ड्रामेबाज हो। माहिरा तुम चलकर के किचन में मेरी हेल्प करो, मुझे राव विला भी जाना है। ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। सोमनाथ जी इस वक्त अपने कमरे में थे। उनके हाथ में एक एल्बम थी जिसमें रखी तस्वीरों को देख वो मुस्कुरा रहे थे। बीते दिनों की बहुत सी यादें थी इसमें। देखा शारदा, हमारी सिद्धि कितनी समझदार हो चुकी है। पूरे घर को बड़े अच्छे से संभालती हैं। सोमनाथ जी ने अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस किया। चेहरा घुमाकर देखा तो पाया शारदा जी घुटनों के बल उनके पैरों के पास बैठी थी। सही कहा आपने, मैं हर रोज उसे देखती हूँ। दिन भर काम में लगी रहती हैं। धीरे धीरे कर उसने पूरे घर को संभाल लिया। याद है उसके जन्म पर आपने कहा था, मेरी बेटी सबसे हिम्मत वाली और बहादुर होगी। देखिए आपकी बात बिल्कुल सच हुई। कभी कभी ऐसा लगता है वो अपने लिए नहीं मुस्कुराती, सिर्फ दूसरों के लिए मुस्कुराती हैं।
उसे समझाया कि जे कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकाला करे। तुम ठीक कहती हो शारदा, वो हम सबका ख्याल रखती हैं। हमारा भी फर्ज बनता है उसका ख्याल रखे। मैं बात करूंगा उससे। सोमनाथ जी ने एल्बम बंद किया और इसके साथ ही शारदा जी का एहसास भी गुप्त हो गया। अक्सर हमारी पसंद, हमारा प्यार यादों की गहराई में जाकर बस जाता है, जिसे हमारे सिवा और कोई महसूस नहीं कर सकता। पापा, सिद्धि की आवाज सुन सोमनाथ जी ने चेहरा घुमाया। वो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर बोले, वहाँ क्यों खड़ी हो बेटा, यहाँ आओ। मैं बस निकल रही थी पापा, सोचा आपको देखती जाओ। आप और माहिरा साथ डिनर कर लीजिएगा। तुम कब तक लौटोगी, जल्दी आने की कोशिश करूंगी, सिद्धि ने कहा। तभी उसकी नज़र उनके हाथ में पकड़े एल्बम पर गई। सिद्धि मुस्कुराकर बोली, दोस्तों को याद कर रहे थे। हाँ, उनकी याद आ गई तो सोचा तस्वीरें देख लूं। सोमनाथ जी एक गहरी सांस भरकर बोले। सिद्धि उन्हें बाय बोलकर वहां से चली गई। सोमनाथ जी बालकनी में चले आए। ढलते हुए शाम का नजारा बेहद खूबसूरत था। सिद्धि राव विला पहुंची। सवेरे वाली शांति अभी भी पसरी हुई थी। हॉल में कोई भी नजर नहीं आया। सिद्धि ने सीता से पूछा, घर के हालात कैसे हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं है दीदी, सुबह का नाश्ता पूरा फेंकना पड़ा, किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। दोपहर का खाना मैं और कविता सबके कमरे में दे आए। कुछ ने अनमने ढंग से खाया और कुछ ने हाथ भी नहीं लगाया। कविता ने पीछे से कहा, आनंद भैया सुबह घर से निकले थे, उसके बाद यूँ समझिए अभी कुछ देर पहले ही लौटे हैं। मुझे लग रहा है अभी भी सुबह वाली बात वो भूले नहीं। सीता ने कहा, जो भी हो, लेकिन बड़े सर को कल ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम भी कैसी बात करती हो सीता? पिता है उनके और इतनी बड़ी बात जानने के बाद किसी को भी गुस्सा आ सकता है। उन दोनों की बातों के बीच सिद्धि ने अपना काम शुरू किया। सीता और कविता ने जब नर्मदा जी को आते देखा तो चुप हो गई। नर्मदा जी किचन के अंदर चली आई। उन्होंने सीता से कहा, कुछ गेस्ट आए हुए हैं बाहर, 4 से 5 कप चाय भिजवा देना। नर्मदा जी जाने लगी, तभी सिद्धि ने उन्हें पीछे से टोका, आंटी मुझे आपसे कुछ कहना है। बेटा, जब विश्वास टूटता है न, तब कहने और सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। जब खुद का घर बसेगा, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां मिलेगी, तो शायद मेरी भावनाएं तुम समझ पाओ। नर्मदा जी ये कहकर बिना सिद्धि की बात सुने वहां से चली गई। सिद्धि को बहुत बुरा लग रहा था। बिना बात के ही घर का माहौल खराब हो गया। नर्मदा जी अपने कमरे में आई तो देखा कृतिका वहां पहले से ही मौजूद थी। उसे देख नर्मदा जी वापस पलटकर जाने लगी। कृतिका भागकर उनके पास चली आई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। माँ प्लीज रुक जाइए, मुझसे ऐसे मुंह मत मोड़िए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। शर्मिंदा हो और इस गलती के लिए तुम्हें माफ़ी चाहिए। क्या लगता है तुम्हें जो कुछ हुआ वो बहुत छोटी सी बात थी? वो गोली तुम में से किसी को भी लगती, दर्द इस माँ को होता। तुम अभी महसूस नहीं कर पाओगी जो मैं फील कर रही हूँ। कृतिका, मेरे सिर में दर्द है। ऐसी बातें करके मेरा दर्द और मत बाओ, इट्स माई ऑर्डर। पर माँ, कृतिका गो टू योर बेडरूम, नर्मदा जी आदेशात्मक लहजे में बोली। कृतिका अपने आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई। इस वक्त वनराज और लावण्या के बीच जंग छिड़ी हुई थी। हो भी क्यों न, सुबह हुए तमाशे से सब इफेक्ट थे। वनराज ने गुस्से से कहा, तुम चाहती क्या हो? हमेशा इस घर में तुम्हारी ही चलती हैं। मेरी आज तक तुमने सुनी से कभी? आपकी बातें ढंग की हो तब तो कोई सुने। आनंद कोई छोटा बच्चा है जो आपने सबके बीच उस पर हाथ उठा दिया तो क्या उसकी आरती उतारता? देखा नहीं उसने क्या किया? वाह जी वाह, सारा किया धरा मेरे बेटे का है। कृतिका और सिद्धि भी तो उसके साथ गई थी। सारी गलती उस सिद्धि की है। जरूर उसी का आइडिया होगा। लावण्या की बातें सुन वनराज ने कहा, तुम्हें जितना दिमाग है न, तुम सिर्फ उतना सोच सकती हो। कृतिका मुझे सब बता चुकी हैं। आइडिया उसका था, प्लान आनंद ने बनाया। सिद्धि को मालूम भी नहीं था वो लोग रामगढ़ जा रहे हैं। बेवजह उस बच्ची पर इल्जाम लगाती फिरती हो। इंसान को न अपने गिरवान में झांक कर देख लेना चाहिए। उसे लगता है मेरी परवरिश में कोई खामी नहीं है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। ये बोल वनराज जाने लगे तो लावण्या बोली, सारी खामियां मुझ में हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
जाइए जाकर अखबार में इश्तहार दे दीजिए। वनराज बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। लावण्या ने बुरा सा मुंह बनाया और खुद से बोली, इन्हें तो मैं फिर कभी देख लूंगी। आनंद बेड पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। इसी बीच किसी ने दरवाजा नॉक किया। आनंद ने कहा, फिलहाल मैं बिजी हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सिद्धि बाहर नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। उसने फिर से दरवाजा नॉक किया। आनंद फ्रस्ट्रेटेड होकर उठ खड़ा हुआ और झटके से दरवाजा खोला। सिद्धि को देख सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। सिद्धि चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए बोली, क्या इतने बिजी हैं कि दोस्तों से भी बात नहीं कर सकते? सॉरी, सिद्धि अपसेट था इसलिए बोल दिया। प्लीज कम। आनंद साइड हट गया। सिद्धि कमरे के अंदर चली आई। आपने नाश्ता नहीं किया ना सुबह से? आई एम सॉरी सिद्धि। सिद्धि ने ट्रे टेबल पर रखा और पलटते हुए बोली, सॉरी किस लिए? हम लोगों के बेकार के प्लान की वजह से तुम्हें इतना सुनना पड़ा, जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। आनंद ने अपना सिर झुका लिया। सिद्धि ने कहा, मैंने तो आपसे कोई शिकवा गिला नहीं किया। हाँ, सब नाराज हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। देर सवेर वो हम सबको माफ कर देंगे, बस हमें कोशिश करनी होगी। सिद्धि, ये बात सिर्फ तुम ही कर सकती। हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। ये कहते हुए आनंद मुस्कुरा दिया। सिद्धि नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरी तारीफ बाद में कर लीजिएगा, पहले नाश्ता करिए। मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। सिद्धि जाने लगी तो आनंद ने टोका, सिद्धि तुम सचमुच मुझसे नाराज नहीं हो ना? सिद्धि अपने हाथों को फोल्ड करते हुए पीछे मुड़ी। मिस्टर आनंद राव, आप क्या चाहते हैं मैं आपको ये बात लिखकर दूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आई बिलीव ऑन यू। आनंद की बात सुन सिद्धि मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लावण्या ने उसे आनंद के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा तो रुक गई। अब ये लड़की मेरे बेटे के कमरे में क्या करने गई थी? सब मेरा ही दुख बढ़ाने चले आते हैं। सिद्धि किचन में पहुंची तो देखा वहां कृतिका पहले से थी। सिद्धि ने वापस से उससे नजरें हटा ली और अपने काम में लग गई। कृतिका ने फौरन आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धि, सब मुझसे नाराज हैं। अगर तुम भी नाराज हो जाओगी तो मैं क्या करूँगी? देखो, मैं अपनी गलती मानती हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ। कृतिका, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे और भी काम करने हैं। सिद्धि ने उससे अपना हाथ छुड़ाया तो कृतिका उसके आगे चली आई। सिद्धि, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। कसम खाती हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। ये जिंदगी की पहली और आखिरी भूल थी। प्लीज़ सिद्धि, एक बार देखो मेरी तरफ। पक्का? आगे से मुझसे कुछ छुपाओगी तो नहीं? सिद्धि ने कहा तो कृतिका ने तुरंत अपने सिर पर हाथ रख लिया। अपनी कसम खाती हूँ, आगे से कहीं भी जाना होगा तुम्हें पहले बताऊंगी और बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखूंगी। प्लीज मुझसे रूठना मत। सिद्धि प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोली, तुम मुझे रूठने दोगी तब तो मैं रूठूंगी न। कृतिका उसके गले लग गई। सीता और कविता उनका मिलाप देखकर मुस्कुराई जा रही थी। सिद्धि उससे अलग होते हुए बोली, चलो जाओ यहाँ से, बहुत काम है इस वक्त मेरे पास। यार सिद्धि, भूख लगी है। कल से कुछ नहीं खाया, किस खुशी में नहीं खाया। बहुत खराब आदत है यहाँ पर सबकी, गुस्सा खाने पर ही निकालते हैं। सिद्धि ने सीता से कहा, कृतिका के लिए प्लेट में खाना लगाओ और उसके कमरे में पहुँचा देना। कृतिका, तुम रूम में जाओ, मुझे आंटी के कमरे में जाना है। नहीं सिद्धि, अभी मत जाना, अभी माँ बहुत गुस्से में है। कृतिका की इस बात पर सिद्धि ने आंखों से इशारा किया। कृतिका ने हमें अपना सिर हिला दिया। रात का वक्त, मल्होत्रा विला। अमर जी इस वक्त सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे। नंदिता आईने के सामने बैठी अपना मेकअप उतार रही थी। अमर जी बिना उनकी ओर देखे टोंट मारते हुए बोले, थोड़ा मेकअप से बाहर निकलो और अपना बेटे के बारे में सोचो। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अभी कुछ देर पहले ही उसके कमरे से होकर आई हूँ और जबरदस्ती सुलाकर आई हूँ। ये कोई वक्त है काम करने का? नंदिता, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, उसकी शादी की बात कर रहा हूँ। अमर जी ने कहा तो नंदिता उठकर उनके पास चली आई। मैं अपने बेटे की पसंद बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे माँ एक टिपिकल बहू चाहती हैं, मेरे शिव को ऐसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है।
उसे ऐसी चाहिए जिसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त उसे शर्मिंदगी महसूस न हो। जिस तरह मेरा बेटा लाखों में एक है, मुझे बहू भी वैसी चाहिए। वेल एजुकेटेड और अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली। अब तक आपने जितनी दिखाई किसी में कोई खास क्वालिटी नहीं थी। मैं अपने बेटे के लिए खुद ही ढूंढ लूंगी। रहने दो, तुम्हारी पसंद मैं देख चुका हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके और जो उसका फितूर है न उसे कंट्रोल में रख सके। अमर जी वापस किताब के पन्ने पलटने लगे।